नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। आज है 23 जनवरी, बसंत पंचमी, जिस दिन सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे है। यूएन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आपको ये बताना चाहूंगी कि डीप स्टेट के इतने बड़े प्लान्स थे भारत को लेकर, जिनको सिंगल हैंडेडली अगर किसी ने टक्कर दी थी अपने आईएनए और बाकी चीजों के थ्रू, दैट वाज सुभाष चंद्र बोस। इसलिए ब्रिटिशर्स उनके नाम से घबराते थे, बड़े बड़े जनरल्स कांप जाते थे। हमारे साथ जुड़े हुए शमिक मोहत्रा जी। दादा, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स। बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर सबको मेरा प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और बड़ों को नमस्कार। एक चार पंक्तियां हैं, मैं कहूंगा सुभाष जी के स्मरण में। वो है, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे कदम बढ़ाए जा। तो ये शेर हिंद जो कहते हैं ना, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो तो एक उनका एक उनके वक्तृता उन्होंने एक करी थी, कहीं पे एक स्पीच दिया था भाषण में। वो उसके उससे है। ये जो मैंने कहा ना, ये कदम कदम बढ़ाया जा, आजाद हिंद फौज का राष्ट्रगान था जो सुभाष जी ने खुद लिखा था। तो शेर हिंद आगे बढ़, शेर हिंद क्या था? जो ओरिजिनल फ्लैग, इन्होंने फ्लैग का निर्माण किया था, जिसके भी सृष्टा यही थे, सुभाष जी। उसमें वो ट्राई कलर था हमारा तिरंगा, तिरंगे के ऊपर एक शेर था, शेर का एम्ब्लेम था, बंगाल टाइगर, जो बाद में चल के हमारा राष्ट्र पशु भी बना, राष्ट्रीय एनिमल। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसका एक बहुत गूढ़ अर्थ है। मैं उस तरफ ले जाऊंगा सबको आज के दिन, क्योंकि देखिए, चाहे सुभाष बाबू का जन्म तिथि जो है उसको हम राष्ट्रीय हॉलिडे के रूप में ना मनाते हों, लेकिन हमें उनको स्मरण करना आज सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी उनके प्रति। मैं इसलिए इसको बोल रहा हूं, पर इसमें एक बहुत गूढ़ सत्य, एक बहुत ही गहरी राज छिपी हुई है, जो हम सबको अवगत होना चाहिए। क्या है वो राज? तो पहली बात तो ये है कि आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, जितनी पार्टियों की सरकारें आई हैं, किसी ने इस बात का खंडन या बहिष्करण नहीं किया कि यूनाइटेड नेशंस में, राष्ट्र संघ में, आज तक सुभाष बाबू वॉर क्रिमिनल के हिसाब से चिन्हित हैं। वॉर क्रिमिनल, समझ में आ रहा है आप सबको? वॉर क्रिमिनल, इसका मतलब क्या होता है? एक खूंखार व्यक्ति जिसने वॉर को क्राइम के तौर पे किया, इसका मतलब शायद जेनोसाइड किया, बहुत जलील घटिया काम किए उन्होंने। तो आपके देश के इतने बड़े जो नेता थे, इतना तो कांग्रेस वाले भी मानते हैं, बाकी सब भी मानते हैं, कम्युनिस्ट लोग शायद ना माने, उसके कारण बहुत हैं, लेकिन इतने बड़े जो नेता थे, इतने कद्दावर नेता, सिर्फ इस राष्ट्र के नहीं, पूरे एशिया में भी उनको आज तक कद्दावर नेता, जो इतिहास से थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं इतिहास में, वो मानते हैं वो वॉर क्रिमिनल था, और हमने उसको मान लिया और हमने कुछ किया नहीं उसका। अच्छा, इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे वो कौन सी चाल है जो हमें समझना चाहिए? देखिए, सुभाष बाबू ने जब आजाद हिंद फौज का कमान संभाला, ये आजाद हिंद फौज का निर्माण हुआ था राश बिहारी बोस बोल के एक बहुत बड़ा, एक और भूले बिसरे हमारे रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उन्होंने उसका निर्माण किया था। और भारतवर्ष के जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिक थे जो पकड़े गए थे जापानियों द्वारा, वो उनका मास था, उसी से उन्होंने इसका निर्माण किया था। तो सुभाष बोस ने 1943 साल में, सन 1943 में उसकी कमान संभाली, और इसमें उनको इमीडिएटली ये चंद्रचूड़ घोष और अनुज धर जी ने, इन दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा इसमें शोध कार्य किया है। तो उसमें से एक तथ्य तो बहुत सीधी तरह सामने आता है कि 26 देशों की सरकार ने आजाद हिंद सरकार को मान्यता दी थी, डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन, ठीक है, जिसको रिवर्स नहीं किया कभी। समझिए बात को, उसको मान्यता दी, मतलब आपने रिकॉग्नाइज किया कि ये एक भारतवर्ष का लेजिटिमेट सरकार है, मान्यता है, क्रेडेंशियल्स हैं। ओके, अच्छा, दूसरी बात यह है कि सुभाष बोस सिर्फ जापानियों के साथ काम नहीं कर रहे थे,
उस समय वो इंडो चाइना में हो ची मिन्ह थे, जो फ्रांसीसियों के खिलाफ, पहले वो जापानियों के खिलाफ लड़े जरूर, लेकिन बाद में चल के फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़े इंडो चाइना में, और 3 देश उससे आजाद हुए, लाओस, कंपूचिया और वियतनाम। उनके संपर्क में थे, गहरे संपर्क में। सुभाष बोस बोथ माओ सेतुंग और जो चू एन लाई थे, बाद में चल के प्राइम मिनिस्टर बने चाइना के, जो माओ के बहुत बड़े मित्र भी थे, उनके साथ उनका घनिष्ठ रिलेशनशिप था। और तीसरा जो चियांग काई शेक थे, कुओमिंतांग, जो ऑपोजिशन पार्टी थी, बाद में ऑपोजिशन बनी, पहले तो वही सरकार में थे, उनके साथ गहरे रिश्ते थे। ठीक है, ये सब चीजें आप ध्यान में रखें, फिर मैं बताऊंगा कि ये इसका मतलब, इसका गूढ़ अर्थ क्या है। भारतवर्ष में सुभाष बोस, इनकी अनुप्रेरणा कहां से आई? इनकी अनुप्रेरणा आई 2 व्यक्तियों से, स्वामी विवेकानंद। देखिए, सुभाष बोस का जन्म हुआ था 1897 में, ठीक है। तो उस समय विवेकानंद ने ये पूरा रामकृष्ण मिशन का गठन किया, पूरी अपनी वाणी चारों तरफ फैलाई, दुनिया भर में फैलाई। उनका बहुत प्रभाव ईस्टर्न इंडिया और बाकी पूरे भारतवर्ष के युवाओं पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो सुभाष जी भी उससे मतलब बहुत ही अनुप्रेरित हुए। दूसरे थे जो बाद में चल के संत बने, श्री औरोबिंदो। औरोबिंदो घोष होते थे उस समय। वो उस समय ही वॉज अ बैरिस्टर, एक वकील थे, बहुत ही माने जाने, और वो स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और औरोबिंदो जो थे, ये क्या बोलते हैं, वो समझते थे कि हमारा धर्म हमारे राष्ट्र निर्माण का आधार है, धर्म राष्ट्र निर्माण का आधार है। और इनके सबसे बड़े भक्त कौन थे? यही सुभाष बोस। उनके दूसरे भक्त थे सुभाष बोस के ही सीनियर चित्तरंजन दास। ठीक है, तो ये जो धरा निकल के आया ना भारतीय आंदोलन का, स्वाधीनता आंदोलन का, इसका जो बेसिस, आधार था, वो धर्म था। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि सुभाष बोसों ने हिंदू और मुसलमानों को एकत्रित किया। क्यों किया? बड़ा उनको परहेज था। अरे भाई, उन्होंने आर्मी का गठन किया था। जो प्रिजनर थे उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 33%, 1/3 मुस्लिम धरा के लोग थे और बाकी हिंदू, सिख वगैरह वगैरह। तो जो मिलेगा उसी से तो गठन करेंगे ना। राष्ट्र सर्वोपरि, ये धर्म, जाति, भेदभाव ये नहीं था। मैंने वो शुरू में बताया, तू शेरे हिंद आगे बढ़, बढ़ने से तू कभी ना डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे कदम बढ़ाए जाए। ये उर्दू नहीं है, ये एक मिलीजुली भाषा है जिसको ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस बढ़ावा देते थे। वो संस्कृत के ज्ञानी थे, वो बांग्ला और अंग्रेजी के तो थे ही, वो हिंदी भी बहुत अच्छा बोल लेते थे, वो जर्मन जानते थे। बाद में उन्होंने जाके जापानी भी सीख लिया। ये मल्टीलिंगुअल पर्सनालिटी था। उनको लगा कि भारतवर्ष को एकत्र करने के लिए ये जो कॉमनली जो भाषाएं बोली जाती है उसका मिश्रण किया जाए। जैसे आजाद हिंद फौज में जो तमगे मिलते थे, मेडल्स मिलते थे, उनका नाम था तमगाए व्हाटएवर। तो फॉर एग्जांपल, तमगाए वीर बहादुर, तो वीर बहादुर तो हिंदी के शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, पर तमगाए कहां से आए? तो उर्दू से आ गया। तो ये मिलीजुली भाषा का मिश्रण किया था। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि आप ये धर्म, जाति, ये सब छोड़ें और देखें कि वो कर क्या रहे थे। तो उनका जो जिस राष्ट्र का वो निर्माण करना चाहते थे, उन्होंने देखा क्या? एक ऐसा राष्ट्र जो अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक, ब्रह्मदेश तक फैला हुआ है और पूरी तरह ये बरतानवी साम्राज्य के कंट्रोल में है। अब इसको एकत्र करके अगर हमको अलग नया राष्ट्र बनाना है तो कुछ हमें ऐसा बनाना पड़ेगा जिसपे सभी लोग उस पर जुड़ सके। ये था पहला पॉइंट। दूसरा, उन्होंने साफ देखा कि एक गहरा राज्य है जो एक समय बरतानवी साम्राज्य कंट्रोल करती थी। बाद में चल के उनको साफ दिखा कि 1930 और 40 के दशक तक ये अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो गया। ये लोग विरोधाभास इनका है हमारे संस्कृति के प्रति। तो हमारी संस्कृति के साथ मिलकर ये लोग कभी काम नहीं करेंगे, उनको ये बिल्कुल क्लियर था। मतलब वो सबसे बड़े दुश्मन किस चीज के थे? जो सांस्कृतिक आक्रमण हमारे ऊपर हो रहा था उसके दुश्मन थे।
फिर उन्होंने योजना क्या बनाई? नंबर 1, मेरे दुश्मन का दुश्मन, मेरे शत्रु का शत्रु मेरा मित्र है। चाहे वो जर्मन हो या जापानी हो, क्या हो, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग तो अपना युद्ध लड़ रहे हैं। हमारे से क्या है? हमारा युद्ध इनके साथ नहीं है, पर हमारा युद्ध क्या है? इस राष्ट्र को, इस संस्कृति को, इस धरोहर को फिर से उभारना है। तो उसके लिए पहला क्या करना पड़ेगा? ये साम्राज्य का जो आधिपत्य है, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमें कंबाइन करना है किसके साथ? जो बाकी सनातन देश हैं। अब सनातन देश, सनातन राष्ट्र कौन से? हम सोचते हैं सनातन का मतलब है हिंदुत्व, भारतवर्ष। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जापान, कोरिया, चीन, इंडो चीन, जो इसको इंडो चीन कहना मैं बंद करूंगा, जो हमारे चंपा देश हैं या अनाम है, ये सब, मतलब वियतनाम, लाओस एक्सेट्रा, ये देश, फिर बाली, सुमात्रा, हाँ, मलय द्वीप पुंज, सियाम, जिसको आजकल थाईलैंड कहते हैं, ये सब हमारे ही तो लोग थे। तो सुभाष बाबू ने 2 कार्य किए, ठीक है। उसके बाद देश में किन के साथ वो थे और किन किन से उन्होंने अनुप्रेरणा बाद में ली, वो भी मैं बताता हूं। ये शौक लगेगा काफी लोगों को। नंबर 1, ये इन्होंने जितने भी लीडर्स थे यहां पे, ये लोग भी अपना फ्रीडम मूवमेंट लड़ रहे थे ना, फ्रांसीसी या बरतानवी या डच ताकतों के खिलाफ, तो इनके साथ संपर्क बनाया अपना। और एक एशियन फेडरेशन का निर्माण ये करने की बात हुई थी, क्योंकि इन्होंने देखा ये यूरोपियन जो ताकतें हैं, अमेरिका के साथ मिलकर इन्होंने लीग ऑफ नेशंस बनाया हुआ था उस वक्त, जो आगे चल के डिसॉल्व करके फिर यूनाइटेड नेशंस आ गया, ठीक है। तो इन्होंने निर्माण क्या करना था? नंबर 1, फेडरेशन ऑफ दिस एशियन स्टेट्स, एक संगठन। दूसरा, उन्होंने ये सोचा कि एक आर्थिक वो भी संधि भी होगी इन सबके साथ, कॉमन करेंसीज क्रिएट की जाएंगी। और सरकारी तंत्र किस तरह का होगा? एक तरह का जो सनातनी पंथ है, जो जिसका आप देखेंगे चाणक्य नीति में आपको मिलेगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वो बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि जो सरकार का तंत्र है वो सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, मतलब परिवहन, और क्या बोलते हैं, बाहरी ताकतों से डिफेंस, इसके अलावा और कोई स्थान नहीं है। बाकी सब कुछ निजी क्षेत्र में होगा। लेकिन सामाजिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, सामाजिक कार्य, ये भी सरकार करेगी। तो ये जो है ना, ये इनका कॉमन एक आइडियोलॉजी था। चाहे आप वो कोरिया से लेके नीचे उतरते हुए चाइना होते हुए कहीं भी चले जाएं, ये इनका कॉमन प्रोग्राम था। इससे अब देखिए, एक व्यक्ति सबको जोड़ रहा है। आप सोचिए, ये सिर्फ आजादी हिंद फौज बनाने की बात नहीं, और ब्रिटिश लोगों को, अंग्रेजों को बाहर से यहां से खदेड़ने की बात नहीं है। ये एक चैलेंज था उस तंत्र को, उस सिस्टम को, जो अभी हम देख रहे हैं। ये जो डीप स्टेट है, ट्रम्प का ये जो उछलना कूदना, देशों को हड़पना, सरकारें गिराना, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। क्योंकि जो एक सशक्त संगठन बनना था वो नहीं बना। आज तक हम लड़ रहे हैं एक दूसरे से। थाईलैंड कंबोडिया से लड़ रहा है, चाइना हर एक के साथ लड़ रहा है, जापान और चाइना एकदम आंखों आंख नहीं देख सकते। सुभाष बोस क्या करना चाहते थे? इसको समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि उनको यह समझ में आ गया, जब तक ये सनातन जो देश हैं, जिसमें जापान में हम शिंटो बोलते हैं ना, शिंटो क्या है? सिंधु से आया वो शब्द, अधिकतर लोगों को यह पता नहीं है। और जापान में 300 देवी देवताएं जो हैं वो हमारे ही देवी देवताएं हैं, सेम। गणेश है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, शिव है, वो सब वहां पे पूजे जाते हैं। तो जापान में है क्या? शिंटो है और बुद्ध है, सब सनातन धर्म ही तो है। अब आप कहीं भी चले जाएं, यही मिलेगा आपको। तो ये मैं किसको पूछते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, कल्चरल बेसिस सेम है, सांस्कृतिक आधार एकदम सेम है। अच्छा, अब देखें कि ये लोग क्या चाहते थे। इनके पास, मैं आज एकदम ओपनली कहूंगा, 2 डिस्ट्रैक्शन, मतलब दूसरी दिशा में भटका देना पर्सनालिटीज को इन्होंने प्रमोट किया। एक थे मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। पहले उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू। इनको किन्होंने प्रमोट किया? इनकी ट्रेनिंग कहां पे हुई, ये आप देखें। पहले इन सब की ट्रेनिंग होती थी बतौर वकील के इंग्लैंड में, जहां पे वो टेम्पल बोलते हैं उसको, दैट इज जहां पे बैरिस्टर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सब वहां पे पढ़े और फिर वहीं से उनको ट्रेनिंग मिला।
सबको फेबियन सोशलिज्म का पाठ पढ़ाया गया, जो उस समय यूरोप में एक नया सिस्टम इवॉल्व किया जा रहा था लोगों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इनको नजर आ रहा था कि रिलीजन का दबदबा खत्म हो रहा है, तो ये कुछ और तंत्र लाया जाए। तो ये फेबियन सोशलिज्म आ गया, बाद में मार्क्स आया, कार्ल मार्क्स। तो ये लोग वहां ट्रेंड हुए। तो अगर आप, मैं जस्ट बेयर विथ मी, अगर आप मान लेते हैं कि ये लोग दे वर रिक्रूटेड बाय द ब्रिटिश इंपीरियल इंटेलिजेंस सर्विस, ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस ने अगर इनको रिक्रूट किया, तो आपको क्या मिल गया? और फिर इनको फिर सडनली पहले साउथ अफ्रीका एक को, फिर इंडिया, दूसरे को डायरेक्टली इंडिया, एक सीनियर एक जूनियर, एक गुरु एक शिष्य, तथाकथित गांधी और नेहरू, इनको यहां पे ले जाया गया। सीधा आप देखते हो, तिलक थे वो उस समय, वो तिलक वगैरह होते थे ना नेता कांग्रेस के। कांग्रेस भी बाय द वे ब्रिटिश सरकार ने ही बनाया था। अलेक्जेंडर ह्यूम बोल के एक होते थे ब्रिटिश जेंटलमैन, हाँ, अलेक्जेंडर ह्यूम। तो अलेक्जेंडर ह्यूम ने उसका निर्माण किया, फिर बाकी फिर कुछ बंगाली लोग, कुछ मराठी लोग, कुछ तमिल लोग, कुछ पंजाबी लोग, इनको जो इनके दिग्गज लोग थे उनको इसमें शामिल किया। ये क्या था? ये एक सेफ्टी वाल्व था, क्योंकि 1857 में जो झटका इनको मिला, उसके बाद इनको ये समझ में आएगा इतना बड़ा देश, इसको अगर हमको दबाव में रखना है तो इनको बीच बीच में कुछ बोलने की आजादी दे दो, कुछ लिखने की आजादी दे दो, पर उतना ही दो कि हमारे तंत्र से हटने की बात ना करें, बस बोलें कि हमें अपना सरकार चाहिए, इतना तक हो। जो पूरा सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक, वैसा जी हाँ, प्रेशर कुकर तो प्रेशर कुकर सेफ्टी वाल्व एकदम। तो ये नेहरू और गांधी पहले, उसके बाद नेहरू, इनको बाकायदा इंसर्ट किया गया, सीधा कांग्रेस के हाईएस्ट लेवल में आ जाते हैं ये। क्यों? क्योंकि गांधी तो संत हैं, संत को तो सबको मानना ही पड़ेगा। तो संत का उनको एक चोगा पहना दिया गया, वैसा एक क्या बोलते हैं, एक इमेज मैनेजमेंट किया गया। इमेज मैनेजमेंट उस जमाने में कैसे होता था? इंटरनेट तो था नहीं, कैसे होता था? अखबारों के जरिए, न्यूज़पेपर, ठीक है, सभाओं के जरिए। तो हर सभा में देखिए वो गांधी को बोलने के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। हर समाचार पत्र में उनकी तस्वीरें छप रही हैं, उनकी बातों को कोट किया जा रहा है। सेम चीज किया गया जवाहरलाल नेहरू के साथ। लेकिन एक अजीब अचंभा हो जाता है, सडनली एक नौजवान व्यक्ति जिसको इन्होंने रिक्रूट ही किया था एक तरह से, वो आईसीएस बने थे ना, नंबर 4 आए थे इंडिया, ऑल इंडिया, सुभाष बोस, वो सब कुछ त्याग के, क्योंकि ये सब जो वो पढ़ाई वगैरह कर रहे थे ना मैकॉले सिस्टम में, मैकॉले पुत्र तो मैं भी हूं, क्योंकि हम सब उसी से निकले हैं। तो उसमें रहते हुए एक चीज उनका बहुत स्ट्रांग था, वो सारा भारतवर्ष घूम चुके थे गांव गांव में, और दूसरा वो विवेकानंद और औरबिंदो के इन्फ्लुएंस में, उनके आदर्शों पे वो चल रहे थे। वो बहुत बड़े काली भक्त थे सुभाष बाबू, बहुत बड़े काली भक्त थे। गीता, भगवत गीता हमेशा सिरहाने पे रख के सोते थे और रोज उसका पाठ करते थे। कंठस्थ हो गया था उनको, फिर भी पाठ करते थे, पढ़ते थे उसको। तो ये वो व्यक्ति है जो वो चित्तरंजन बाबू के साथ मिलके वो डिप्टी मेयर बनते हैं कलकत्ता के, कांग्रेस पार्टी में वो ज्वाइन करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो एकदम बिजली की तरह पॉपुलर हो जाते हैं, इस हद तक कि इनका जो चोजन कैंडिडेट था यानी जवाहरलाल नेहरू, वो प्रेसिडेंट नहीं बनता है। उसके बाद वो, मैं भूल रहा हूँ, सीतारामैया थे, पट्टाभी कौन थे, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, जो गांधी के कैंडिडेट थे त्रिपुरी इलेक्शन में, त्रिपुरी जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें वो भी हार जाते हैं और सुभाष बाबू जीतते हैं। तो ये ना प्लान में नहीं था, ये एक ब्लैक स्वान आदमी था। ब्लैक स्वान बोलते हैं कि ऐसा एक आकस्मिक घटना जिसका प्लानिंग नहीं किया गया हो। तो जो ब्रिटिश सामरिक, वो सामरिक कह रहा हूं, मिलिट्री इंटेलिजेंस नहीं, उनका जो सीक्रेट सर्विस था, उनके प्लान में ये था नहीं। तो सुभाष बाबू एकदम धूमकेतु की तरह आ गए, बहुत पॉपुलर हो गए, क्योंकि वो पर्सनालिटी उनका ऐसा था, भाषण भी वैसे देते थे, ठीक है। तो ये उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ा थ्रेट है, और ये बातें क्या कर रहा है, ये तो बहुत उल्ट बात कर रहा है। ये कह रहा है कि सबको जोड़ के एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करो जो सांस्कृतिक राष्ट्र हो, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा कि नहीं वो हम विचार करेंगे। कंट्रोल के मींस देखे ना,
बाद में जो डीकॉलोनियलाइज्ड हुए इनके जो कॉलोनीज थे ब्रिटेन के, सब में ये तथाकथित पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाया गया। ये कुछ और बात कर रहे हैं। तो एक थ्रेट शुरू से था, कारावास उनको मिला। ये नेहरू और गांधी कौन से कारावास में है? वो तो एकदम एक लग्जरी में रहते थे। 5 सुभाष स्टार्स बाबू को 5 स्टार कारावास था। सुभाष बाबू को मैंडले भेजा गया, जो काला पानी जैसा ही बदतर था। वहां पे उनका स्वास्थ्य इतना खराब हुआ, ही कॉन्ट्रैक्टेड ट्यूबरकुलोसिस, और फिर भी अनशन करके क्या राइट निकाला, क्योंकि जितने भी वहां पे बंदी बनाए गए थे वो ज्यादातर पूर्वी और दक्षिण भारत के लोग थे। मैंडले में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, मैंडले बाय द वे बर्मा में है, म्यांमार आज के देश में। तो वहां पे उन्होंने ना कहा कि हम तो दुर्गा पूजा करते हैं, आपको हमें केवल अधिकार ही नहीं देना होगा, वो दुर्गा पूजा का अर्थ भी आप लोग देंगे, आपको ही करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने अनशन किया, स्ट्राइक कर दिया। ये वो व्यक्ति है। तो उसके लिए क्या है कि उन्होंने कहा कि ये धर्म की बात नहीं है, ये हमारा संस्कृति है, आप इसके विरुद्ध नहीं जा सकते। हम लोग राजनीतिक बंदी हैं, लेकिन हमारे भी अधिकार। मनवा के छोड़ा, ब्रिटिश सरकार ने फिर फाइनली परमिशन दे दिया, क्योंकि उन्होंने देखा है कि ये 150 जो बंदी हैं वो सब अनशन पे बैठ गए हैं। एक व्यक्ति नहीं, उसके सरगना कौन थे? यही व्यक्ति, सुभाष बोस। तब उनकी उम्र कोई 34-35 साल की रही होगी। तो ये शुरू से उलट जाने वाला व्यक्ति है, ये नैरेटिव के खिलाफ जाने वाला व्यक्ति है। नैरेटिव कौन सेट करता है? जिसके पास ताकत हो, जिसके पास पावर हो। पर ये अपना ही बना रहा था। तो देखिए अब इनका जो प्लानिंग था ना, जो सोच थी, वो ये था कि ब्रिटेन फाइनेंशियली बैंकरप्ट है। जैसे इस वक्त अमेरिका उसी के कगार में खड़ा हुआ है, उस वक्त ब्रिटेन फाइनेंशियली बैंकरप्ट था, अमेरिका के पास अर्थ का ताकत था। तो एम्पायर जो है उसको खत्म कर दो, एक नया तंत्र लाओ जिससे फिर भी हम कंट्रोल कर सकें, इनका रिसोर्सेस लें और इनको अपने प्रोडक्ट्स बेचें, वही चीज चलेगा, लेकिन किसी और चीज के नाम पे। और जो हमारा विपरीत ताकत है, यानी कि सोवियत यूनियन, उसको रोकना पड़ेगा। अब क्या किया जाए? फिर उन्होंने पूरा भूगोल देखा। भूगोल, पृथ्वी के मानचित्र पे भारतवर्ष का वो स्थान है जो हर चीज के केंद्र में है। यहीं से चीजें निकलती हैं और यहीं पे आती हैं और ये इसी के इर्द गिर्द जाती हैं। यानी ट्रेड रूट्स बोले, या आइडियाज का आवागमन, या फिर उत्पादन, हर चीज यहां से, इसका एक बहुत गहरा तार जुड़ा हुआ है। तो भारतवर्ष को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, लेकिन इस तरह से कि ये सशक्त ना बने। वो सुभाष बाबू का जो प्लान था, डूइंग दिस यूनियन ऑफ दिस एशियन फेडरेशन, वो तो भूल जाइए। भारतवर्ष को भी टुकड़े टुकड़े करके बांट दो, यूरोप जैसे। यूरोप के देश भी तो क्रिएटेड है ना, वो सारे नेचुरल देश नहीं है, ये ट्राइबल देश हैं ये सारे। तो उनका प्लान वही था भारतवर्ष के लिए। तो भारतवर्ष को पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, और भारतवर्ष के अंदर जो पटेल साहब ने मरने से पहले वो उसको रोक के गए, 550 प्रिंसली स्टेट्स, ये करके जा रहे थे, जाकि एक बहुत ही वीक स्टेट खड़ा हो जिसको ये हमेशा कंट्रोल कर सके। ये ऑलरेडी प्लान बन चुका था 1930 में। प्लीज अंडरस्टैंड, 1935 से लेजिस्लेटिव असेंबली है इंडिया में। सो ऑलरेडी वो लोग मान चुके थे कि अब वो मॉडलिमिंटो रिफॉर्म्स हुआ था, वगैरह वगैरह। चेम्सफोर्ड साहब आए थे, उन्होंने संधि करी थी कांग्रेस के साथ। तो ये सब तो हो चुका था ना ऑलरेडी। ये तो तय था कि किसी एक 10-15 साल के अंदर इंडिया को निकालना पड़ेगा। लेकिन पहले दूसरा तंत्र तो खड़ा हो। अगर पूरे विश्व में रूस, चीन, जापान, भारतवर्ष और मध्य अफ्रीका, यहां पे सारे रिसोर्सेस हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए नया तंत्र लाना पड़ेगा। अब इसमें बहुत बड़ा बाधा कौन लेके आता है? सुभाष बाबू का ये नया संघर्ष, ये रेवोल्यूशन, ये अजीब आइडियाज, तो उसको तो रोकना ही था ना। तो उस आदमी को विलेन बनाना आवश्यक हो गया। जब जापान युद्ध हार गया तो ऑब्वियसली ये जो आजाद हिंद फौज था वो भी, मतलब उसको भी विक्षिप्त होना ही पड़ा। उस समय बहुत आसान बन गया सुभाष बाबू को वॉर क्रिमिनल तय करना। तो यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन पास किया बाय विच ही वाज डिक्लेयर्ड अ वॉर क्रिमिनल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और बाय द वे, नेहरू बोले, जो सुभाष बाबू के खुद के एसोसिएट रहे हैं, एक जमाने में कहते हैं वो मित्र थे, वो तो एकदम से मान गए, हाँ
उन्होंने कभी उसका प्रोटेस्ट तो नहीं किया। इनफैक्ट मैं तो इतना भी कहूंगा कि मेरा संदेह यह है कि उन्होंने ही ओपनली और इसका इंस्टिगेशन किया था। ब्रिटिश तो पहले ही डरे हुए थे, अमेरिकी भी इनसे खुश नहीं थे, सुभाष बाबू से, नए तंत्र के आड़े आ सकते थे, तो वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दो। अब ये जो इनका मृत्यु स्लैश अंतर्ध्यान रहस्य है वो साफ हो जाता है सबके सामने। इनके इसके बाद मतलब आजादी के बाद हमें तो पढ़ाया भी नहीं गया कि उनका अवदान क्या था, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया। बाद में चल के कुछ शोध कार्य जिन लोगों ने किया, जैसे अनुज धर जी हैं या चंद्रचूड़ घोष जी हैं, इन्होंने निकाला उभार के कि क्लेमेंट एटली साहब ने तो सीधा इंटरव्यू में कहा था, वो इंटरव्यू भी विस्मृत हो गए हम लोग। इंटरव्यू में, बीबीसी के इंटरव्यू में कहा था कि ये गांधी जी और क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या अवदान क्या था। उन्होंने कहा था मिनिमल। प्राइम मिनिस्टर तो बकवास नहीं करेगा ना, कर ही नहीं सकता ना, पब्लिकली तो वो बकवास कर ही नहीं सकता। या तो वो बोलेगा नो कमेंट्स, और कमेंट अगर देगा तो वो जो कह रहा है सोच समझ के कह रहा है। मिनिमल 16 दिन का वो क्विट इंडिया मूवमेंट था जो 1942 में ही सिमट गया। उसके बाद बंगाल फैमिन आया, वो ज्यादा बड़ा इशू था लोगों के दिमाग में उस समय। कोई भारत छोड़ आंदोलन के बारे में नहीं सोच रहा था, तथाकथित आंदोलन। इलेक्ट्रीफाई हो गया पूरा देश जब एकदम तरित की तरह, जब आजाद हिंद फौज ने धावा बोला। कोहिमा के पास कौन सा जगह है, म से है, मोरिंग्या है कोई जगह है, वहां पे उन्होंने अपना झंडा लहराया। और बैटल ऑफ इम्फॉल, जो स्टालिनग्राड के बाद सबसे बड़ा सिंगल युद्ध था द्वितीय विश्व युद्ध में, उसमें आजाद हिंद फौज का कंट्रीब्यूशन जो कोई बात ही नहीं करता। उस समय मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय ब्रिटिश सेना जो थी, दे फायर्ड ऑन आजाद हिंद फौज एंड आजाद हिंद फौज फायर्ड ऑन देम। सो एक बहुत ही दुखद वो स्थिति थी। कुछ यूनिट्स ने बाय द वे दे रिफ्यूज्ड टू फायर विदिन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, दैट वाज सप्रेस्ड। कई बटालियंस ने फायर नहीं किया उन पे। तो अराकान में युद्ध किया, वहां पे किया। 62,000 सैनिकों में से 26,000 मर गए, ठीक है। 15,000 तो बचे थे जिनको कारावास मिला था, वो रेड फोर्ट में, वो ट्रायल्स, इनफेमस ट्रायल्स। एनीवे, मैं इतना ही कहूंगा कि उस समय सुभाष बाबू मरे नहीं थे। उसका कोई एविडेंस नहीं है, आज तक कोई एविडेंस नहीं है कि वो मरे थे। उनका शव है, डीएनए है, कोई प्रूफ है, कुछ नहीं है ही नहीं। अंतर्ध्यान अवश्य हो गए थे, फिर उसके बाद कब मरे इस पे वितर्क है, ठीक है। मेरा अपना कुछ मानना है, मैं उसको परे रखता हूं। लेकिन उस वक्त फिर वो लोग कहेंगे कि वो वापस क्यों नहीं आए, जब आजादी मिल गई वो आ ही सकते थे। उनको ओपनली तो कोई मार नहीं सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, कैसे आते। भारतवर्ष राष्ट्र संघ का एक सिग्नेटरी देश था, राष्ट्र संघ ने इनको एक मुजरिम माना था, वॉर क्रिमिनल, तो कैसे अपीयर करते वो। पर वो नेपथ्य में काम करते रहे कई सालों तक। जितना मुझे अनुमान है, चाहे वो वियतनाम का जो रेजिस्टेंस था फ्रांसीसियों को, और फिर अमेरिकियों के खिलाफ उन्होंने सक्सेसफुली संघर्ष किया, सुभाष बाबू का काफी उसमें क्या कहूं, उन्होंने दिमागी तौर पे काफी कुछ वॉर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजीज उनको हेल्प करी। ये जो पूरा रेजिस्टेंस मूवमेंट बना था ऐसे नहीं बना था। आज तक वियतनामीज लोग शिवाजी की गाथाएं क्यों गाते हैं? होची मिन ने ये क्यों कहा था कि शिवाजी हमारा इंस्पिरेशन है? उनको शिवाजी के बारे में किसने बताया? वो तो फ्रांस में रहता था। इंडियन हिस्ट्री का नॉलेज सडनली कहां से आया, वो भी शिवाजी के बारे में, 300 साल पुराने वीर के बारे में किसने बताया था? यही सुभाष बाबू ने। समझे आप इन चीजों को? मतलब इसमें अगर हम गुत्थियां खोलते जाए ना तो कोई एंड नहीं है इसका कोई मतलब एक रैबिट होल जैसा है, चलता ही रहेगा। अब मैं फाइनल पॉइंट 2 बताऊंगा। नंबर 1, सुभाष बाबू, मैंने कहा था कि वो सांस्कृतिक राष्ट्र बनाना चाहते थे स्वामी विवेकानंद और औरोबिंदो, श्री औरोबिंदो के निर्देश पर, ठीक है। दो व्यक्तियों का मैं नाम लूंगा। हेडगेवार जी, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण किया बाद में। 2000 कह रहा हूं, मैं क्षमा चाहूंगा, 1910 और 1916 के बीच में, अब कलकत्ता जो था ना वो एक केंद्र था, वो लॉर्ड ऑफ रेवोल्यूशनरी ज़ील ये सब था, ठीक है। तो कलकत्ता में ये थे, हेडगेवार जी थे।
और वो वहां पे गए थे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ज्वाइन करने को, अनुशीलन समिति के वो मेंबर बने, सदस्य बने थे। फिर उन्होंने अपना एक दल का निर्माण किया जिसमें 150 लोग थे। He was in the thick of things। तो उस समय सुभाष बाबू जस्ट कॉलेज में गए थे, 17-18 साल के होंगे, इनके संस्पर्श में आए। आगे चल के 1920 का दशक था और फिर 30 का दशक था। थ्रू चित्तरंजन दास ही केम इन कांटेक्ट विद, तब हिंदू महासभा बन चुका था उस वक्त तक, ये सावरकर जी के कांटेक्ट में आए। सुभाष बाबू एक प्लान कर रहे थे कि जितनी भी मूर्तियां हैं ना, और ये स्तंभ हैं, स्टैचूज हैं, इंपीरियल सिंबल्स, साम्राज्य के जो प्रतीक थे, उनको तोड़ा जाए। तो सावरकर ने बोला, ये सब क्या कर रहे हो सुभाष, तुम तो इतने सशक्त एक ऑर्गेनाइजर हो, एक व्यवसाय मतलब संस्थापक हो, तुम वो करो जो जिससे हमें एक्चुअली इंडिपेंडेंस मिलेगा। ये गांधीवादी जो अहिंसा आंदोलन है, इससे हमारे लोग सिर्फ नपुंसक बनेंगे और कुछ नहीं। तुम जाके ये जर्मन लोगों से मिलो, एक्सिस पावर्स, जापानियों से संपर्क करो, वहां पे रासबिहारी बोस है, रासबिहारी बोस के साथ संपर्क सावरकर जी ने कराया था। और जो सुभाष बोस फिर नजरबंद थे 1940 के बाद से, उनको भागने का, फिर गाड़ी के लिए पैसा, वो भागे थे ना, ये पहले कभी वो सरदार जी बने थे, कभी अफगान बन के, कभी अंग्रेज बन के वो भागे थे, काबुल गए, काबुल से फिर अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन, फिर वहां से जर्मनी 1940 में। ये सब ऑर्गेनाइज करने में सहायक कौन थे? सावरकर जी थे। तो ये जो था ना, ये जो राष्ट्रवादी धरा था, ये ब्रिटेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था इसको नष्ट करना, और अमेरिकियों के लिए भी, क्योंकि वो तंत्र इनहेरिट करने वाले थे, वो ब्रिटिश लोगों से लेने वाले थे। तो ब्रिटेन ने जिस जिसको चिन्हित किया बतौर शत्रु के, वो पूरे सिस्टम के शत्रु बन गए, उनका कैंसलेशन हो गया। इसीलिए हमारे बच्चों को आज तक रियली पता नहीं है कि ये जो सामरिक पोशाक पहने, टोपी लगा ये व्यक्ति खड़ा हुआ है चश्मा पहन के, ये एक्चुअली था कौन, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारे देश के लिए ग्लानि की बात है कि हम लोगों ने कभी भी ऐसे व्यक्तित्व को वो स्थान नहीं दिया जिसके ये हकदार हैं। तो आज उनके स्मरण में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, और मैं कहूंगा कि आप लोग सब अध्ययन करें, देखें। मैंने जो कहा है हर बात को आपको मिल जाएगा, इसके लिंक्स बहुत आसानी से अब इंटरनेट पे उपलब्ध है। कुछ किताबें हैं, काफी लोगों ने शोध कार्य किया है। कोई भी बात जो है, जो मैंने कही है, ये मतलब एकदम गुप्त नहीं है, बस कड़ियों को जोड़ना आवश्यक है, और थोड़ा अपना दिमाग भी लगाएं। जस्ट पुट टू एंड टू टुगेदर। आप देखिए मेरा थीसिस क्या है, नेहरू गांधी डिस्ट्रैक्शन सेफ्टी वाल्व, सुभाष बोस रियल एनिमी ऑफ एम्पायर ऑफ डीप स्टेट। उनको स्मरण करके ये याद रखें कि इस मॉडर्न भारतवर्ष का निर्माण होने में, या उसको अभी भी वो थोड़ा स्वायत्व अपना बनाए हुए है, उसके पीछे इसी आदमी का हाथ था। यही व्यक्ति थे, यही महान व्यक्ति थे, और हम चिर ऋणी रहेंगे इनके, कभी वो समाप्त नहीं होगा। एग्री। आज का एपिसोड सुभाष चंद्र जी के नाम पे। थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा मैं भी इमोशनल हो गई हूँ। इतने बड़े बड़े भारत में लोग थे, जो कोई 18 साल की उम्र में, कोई 24 साल की उम्र में अपनी 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 जिंदगियां बलिदान दिए, और क्रेडिट कौन लेकर जाता है? वो जो 5 स्टार होटल में रहे, जिन्होंने पूरी जिंदगी मजे मारे, और गांधी वर्ड का इतना बकायदा इस्तेमाल किया कि वो गांधी वर्ड से ऐसा लगता है कान में किसी ने जलता हुआ तेल डालती हो। जैसे जैसे रियलिटी बाहर निकल कर आती है, ऐसा लगता है कि कितना बेवकूफ बनाया गया। अगर ये मीडिया नहीं होता, सोशल मीडिया नहीं होता, दी ऑल्टरनेट मीडिया नहीं होता, एक्स नहीं होता, फेसबुक नहीं होता, हाँ हम एल्गोरिथम्स को बाईपास करके करते हैं, तो ये सच्चाइयां कभी बाहर आती ही नहीं। ये लाए गए थे ये प्लेटफॉर्म्स उनके अपने पर्पस के लिए, बट थैंकफुली दे हैव बीन एक्सपोजिंग लॉट ऑफ फ्रॉड्स, एंड वी हैव बीन डूइंग अ गुड जॉब, आई वुड से। नहीं तो ये सब कॉन्फिडेंशियल फाइल्स में अंदर ही रह जाती, कभी बाहर नहीं आती। सोचिए जो देश भारत के सबसे बड़े हीरो हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था,
he is a war criminal in the UN list, and none of the prime minister, including Modi ji, has worked on it कि ये काम ठीक किया जाए. व्यक्तियों में दबी हुई हैं उनकी यादें. जी, थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. ओम नमः शिवाय. जय हिंद. जय हिंद.